हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अभी आपको जो ये स्क्रीन पे पेपर दिख रहा है, इसका पूरा का पूरा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखो, ये पेपर आप लोग का 2023 का सामाजिक विज्ञान का है, जिसका कोड है 825 FC। देखो, 2024 में जो भी बोर्ड एग्जाम होगा ना, सेम इसी पैटर्न पे होगा। जैसे 2023 में पेपर आया था, उसी प्रकार 2024 में भी पेपर आएगा। कोई बदलाव नहीं किया गया है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर में। जी हाँ, मैं दोस्त, ये यूपी बोर्ड क्लास 10 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपके एग्जाम में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन टू ऑप्शन सवाल आते हैं। तो अगर हम लोग इसके सारे कोडों का पेपर सॉल्व कर ले तो समझिए कि आप लोग का 50% तो उसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। तो चलो, इसके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको बता दूं कि कैसे आप लोग का 2024 का पेपर आएगा। हालांकि मैं बता चुका हूं, इसका पैटर्न पूरा का पूरा क्या है। देखो, आपका 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके अलावा तो 20 प्रत्येक एक एक मार्क का यानी 20 मार्क। उसके अलावा आपके 4-4 मार्क के 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 4 का ही उत्तर देना होगा, तो चचऊ का 16 मार्क यहाँ से। उसके बाद 6-6 नंबर के भी 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन केवल 4 का उत्तर देना रहेगा, तो चचऊ का 24 नंबर ये हो गया। तो आपका ये 24, 16, 40, 50, 60 हो गया, और 10 मार्क का आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न, यानी इस प्रकार आप लोग का पूरा 70 मार्क का पेपर होगा। और 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, आप सब लोग जानते हो। तो 70 और 30, 100 मार्क का आप लोग का सोशल साइंस का पूरा ऐसे पेपर डिवाइड रहेगा। क्लियर है। चलो, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चूंकि इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा। ओएमआर शीट पे, जैसे ओएमआर शीट अभी मैं भूल गया, निकाला नहीं तो आपको दिखा देता। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओएमआर शीट भी भरना सिखा दूंगा। इसके साथ साथ सॉल्व कराने के साथ साथ अन्य कोई पेपर सॉल्व करूंगा तो उसके साथ साथ ओएमआर शीट भी भरना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट होता है, उसका आपको चार्ट ऐसे दिया रहता है कि 1 2 3 4, जो ऑप्शन सही है उसको आपको रंगना होता है। सिंपल यही होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनका आपको आंसर ओएमआर शीट पे देना है, और व्हाइटनर और जो भी इरेजर है उसका आपको प्रयोग नहीं करना है ओएमआर शीट पे। ये सब निर्देश है। तो चलो, निर्देश को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यहाँ से अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग का कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ओके, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848 में, 1817 में, या 1789 में, या 1615 में? सही ऑप्शन है सी वाला, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई थी, और फाइनली फ्रांस को जाकर 1848 में गणतंत्र मिला था। तो ये भी याद रखना, आपके एग्जाम में आता है कि फ्रांस गणतंत्र कब हुआ, तो 1848 में। क्लियर। चलो, सेकंड प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि जिउसेप्पे मैत्सिनी, जिसको आप लोग याद रखना मेजिनी के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध था। ओके, जिउसेप्पे मैत्सिनी का संबंध था। ऑप्शन दिया है कि इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, या इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो, जो जिउसेप्पे मैत्सिनी का संबंध था वो इटली के एकीकरण से था। जिउसेप्पे मैत्सिनी, कावूर और गैरीबाल्डी, इन तीनों का संबंध इटली के एकीकरण से था। वहीं पे जर्मनी के एकीकरण से पूछ देता तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से था। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा का पूरा आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। चलो, इधर मैं आ जाता हूँ इस बगल, और यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ओके, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कौन है? तो भाई, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। ये बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किसने बारदोई सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। ओके, ये बारदोई सत्याग्रह एक आंदोलन था। ये किसका आंदोलन था? ये किसानों का आंदोलन था। ये क्यों हुआ था? उस समय मतलब वहाँ की जो सरकार थी, ठीक है, ये गुजरात में हुआ था। तो गुजरात की जो सरकार थी, लगभग 1930 उसके करीब हुआ था। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब डेट मुझे नहीं याद है कि कब हुआ था, लेकिन हाँ, ये गुजरात में हुआ था बारदोई सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। यह किसानों का आंदोलन था। ये आंदोलन इसलिए हुआ कि उस समय ना किसानों पे जो कर है, जिसको उस समय लगान कहा जाता था, एकाएक 22% बढ़ा दी गई थी। उसी कारण ये आंदोलन हुआ था। ठीक, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलो, अगला है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखो, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? ओके, यह किसका कथन है कि
जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिख का, नेपोलियन का, लुई फिलिप का या चर्चिल का? सही ऑप्शन है मैटरनिख का। जी हाँ मेरे दोस्त, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसने ही बोला था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था। मैटरनिख ने बोला था फ्रांस की प्रशंसा करते हुए। चलो अगला, पांचवें के बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह है कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या है 27, 28, 29, 30। तो भाई 28 भारत में अभी शायद वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपका लद्दाख भी अब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, चलो आपका 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, भाई वो तो भारत ही है, इंडिया अपना। ठीक, चाहे वो जनसंख्या देख लो इतना है, क्षेत्रफल भी इतना है, तो और लिखित संविधान भी हमारे पास है, तो यह सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद इसके 7वें के बाद 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं, ओके, भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये वाला सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। ओके, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जनता, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो देखो, लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है उसे जनता को माना गया है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 रहा। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? देखो, यहाँ मैं बेल्जियम को काटता हूँ, नीदरलैंड को काटता हूँ, यहाँ दो ऑप्शन हम लोग के पास बचते हैं, भारत और यूगोस्लाविया। देखो, भारत का हम लोग बोल सकते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान में, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देख सकते हो भारत में तो हम मतलब मुस्लिम हैं ही, और पाकिस्तान में भी हिंदू है, तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि मतलब केवल धर्म के आधार पे ही हुआ था। धर्म के आधार पे हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। धर्म तथा जाति दोनों का उपयोग किया, तो ये यूगोस्लाविया एक देश है जिसका विभाजन धर्म और जाति आधार पे हुआ था। अभी अभी ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 1990 की बात है। ठीक है, तो ये आपका सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो, प्रति व्यक्ति आय को व्यक्तिगत आय, यहाँ इस पे लोग मतलब अधिकांश लड़के ट्रिक करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय को व्यक्तिगत आय के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये गलत है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के अन्य नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति का दूसरा मतलब नाम है औसत आय। ठीक है, चलो ये 11 नंबर प्रश्न हो गया। 12 नंबर प्रश्न इधर देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओके, द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक? देखो, जो द्वितीय क्षेत्रक होता है उसको औद्योगिक क्षेत्रक या वाणिज्यिक, शायद ऐसे कर विनिर्माण, सॉरी विनिर्माण, इसमें निर्माण से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है द्वितीय क्षेत्रक को। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर? चलो, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सेवाओं को क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, सेवाओं को माफ करना, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? ओके, तो देखो, सेवाओं को सिंपली तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। आप डिटेल में अभी नहीं पढ़े होगे, लेकिन आप आगे चलकर पढ़ोगे अपना कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत चीज़ें आती है वो सेवाओं से संबंधित होती है, जैसे आपका यातायात हो गया, या फिर अन्य जो भी हो गई चीज़ें जो मतलब एक तरह से सेवा देती हैं। ठीक है, तो सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ये 13 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेवाओं को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। चलो, ये हम लोग का 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। ओके, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से? सही ऑप्शन है समुद्री मार्ग से। भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। 14 के बाद 15 नंबर देख सकते हो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 22 फरवरी को, 24 नवंबर को या 24 दिसंबर को? तो देखो, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है
वो 24 दिसंबर को, जी हाँ मेरे दोस्त, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? चलो 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस राज्य स्लैश संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। ओके, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र फेमस है काली मृदा के लिए, महाराष्ट्र फेमस है जहाँ पे कपास की खेती की जाती है। क्लियर? चलो 16 नंबर प्रश्न भी हो गया। अगला 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे? देखो एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न, वो क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ओके, ग्रीन इंडिया मिशन जो है ना, अभी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें वनों की सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस किया गया था। तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 2014 में। अगला प्रश्न 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? देखो जायद फसल मीन्स आपने रबी और वो ऐसे फसलों का नाम सुना होगा, लेकिन जायद फसल मतलब ऐसी फसल जो ज़्यादा गर्मी और लू आदि बरसात मतलब बर्दाश्त कर सके। जैसे मतलब जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है फसलें, जैसे आपका तरबूज हो गया, खीरा कांकर, ये सब हो गया ना, ये आपके जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। धान गेहूँ चना नहीं, तरबूज हो गया आपका, तरबूज, ये जायद फसल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। ओके, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है फास्फेट, नमक, लवण नहीं, जस्ता। हाँ जस्ता पाया जाता है, ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में, यानी आग्नेय चट्टानें जो ज्वालामुखी होती है उसके अंतर्गत मतलब कौन सी पाया जाता है खनिज? जस्ता हो गया, लोहा हो गया, या फिर सोना भी पाया जाता है, प्लेटिनम भी पाया जाता है। तो ये सब हो जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज, तो वो जस्ता हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव 825 एफसी कोड जो 2023 में आप लोग का पेपर आया था, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, यूपी बोर्ड क्लास 10th में, वो रहा। इसके आगे देखो ये हम लोग के प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये उसके बाद ये खंड ब में, वो खंड अ था, और खंड ब में देखो यहाँ पे खंड ब के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हो इसको वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट बोला गया है, जिसके उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देने हैं, और इसमें आपके कुल 8 प्रश्न, देखो यहाँ से 21, 22, 23, 24, ठीक है, यहाँ पे 4 प्रश्न है, और बीच में देखो अथवा अथवा कर कर एक एक प्रश्न है। ठीक है, यानी 8 प्रश्न है, उनमें से केवल आपको 4 का उत्तर देना है, यानी 16 मार्क यहाँ से आपको मिलेगा। तो देखो इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक कर कर कुछ क्वेश्चन लेकर सॉल्व करा दूंगा, और एग्जाम टाइम में तो पूरा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पीडीएफ भी आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो यहाँ वर्णात्मक प्रश्न 2 में थोड़ा और बड़े प्रश्न रहेंगे, जिसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना होगा, और इसमें भी आपको 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 4 का उत्तर देना होगा। देखो जैसे ये प्रश्न है, इसमें आपका अथवा का भी ऑप्शन है, तो ये करो आपका मन। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, तो ये देखो ये है अथवा का ऑप्शन है, उसके बाद ये है, तो दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो इसी प्रकार आपके यहाँ भी आपके 8 मतलब कुल मिलाकर 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न 8 है, मतलब एक हो गया, ये एक 2 हो गया, तो 2 प्रश्नों के लिए इनमें से आपको एक ही आंसर, एक ही का देना है। क्लियर? और अंत में ये आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न तो रहता ही है। मानचित्र संबंधित प्रश्न आप लोग याद रखना, आपका हिस्ट्री यानी इतिहास से और भूगोल से आता है। जो इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटी यानी राजनीतिक शास्त्र वाला पार्ट है, उससे नहीं आता है, न ही अर्थशास्त्र से आता है, केवल इतिहास और भूगोल से आता है ये मानचित्र वाला प्रश्न। ठीक है, चलो तो ये रहा। इसको मानचित्र को कैसे भरा जाता है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब चीज़ों को बताएंगे आपको। ठीक है, सब चीज़ें बताई जाएगी। देखो यही मतलब वो पीछे वाला ही प्रश्न है, पता नहीं है क्यों दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए केवल लिखना होता है, मैप में नहीं भरना होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ये प्रश्न करना होता है, मैप में भी भरना होता है, और कॉपी मतलब इसको कॉपी पे आंसर भी लिखना होता है। तो चलो इसको हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चलकर। बाकी अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की सीरीज शुरुआत किए हैं, तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। ये 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर था 825 FC,
किसी अन्य वीडियो में अन्य कोड, जैसे 825 एफसी हो गया, किसी में कोई कोड होगा। आप जानते हो कि यूपी बोर्ड में हर साल एक सब्जेक्ट के, जैसे आपका मान लीजिए एसएसटी ही हो गया, सोशल साइंस ही हो गया, तो इसमें 7 कोड के पेपर आए होंगे पूरे यूपी में। ठीक है, किसी का एफसी होगा, किसी का एफडी होगा, किसी का आरसी होगा, इसी तरह कर कर 7 कोड होंगे। तो सातों कोडों के ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो वो 2024 में ऑटोमेटिकली उन्हीं सातों कोडों में से आप लोग का 50 से मैं गारंटी देता हूँ 70% क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे सेम टू सेम। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाना जरूरी है। बाकी बताना आप कमेंट कर कर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को भी दोबारा कह देता हूँ, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और माफ़ करना, आपको ये पेपर कहाँ मिलेगा, काफ़ी सारे लोग पेपर खोजेंगे, तो हमारी एक एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। UPMSP स्टडी आप सर्च करना आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। उसी पे एप्लीकेशन पे ये सारा का सारा आपको हर सब्जेक्ट का पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।